हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे फिर आपके सामने एक बार अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र प्रश्न बैंक की बात करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था इस अध्याय विद्युत आवेश और क्षेत्र के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम उसके आगे कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को समझते हैं क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। क्या कहता है कि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल क्या है, F है ना। निर्वात में दो क्या है, निर्वात में रखे दो विद्युत या दो आवेशों के मध्य, देखो मान के चलो पहला आवेश ये है, पहला आवेश हमने क्या मान लिया, Q1 मान लिया, और दूसरा आवेश हमने मान लिया Q2। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, निर्वात में, ये क्या है, निर्वात में है, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है ना। विद्युत बल, इनके बीच में क्या कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। इन दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए। अगर इन दोनों आवेशों के मध्य हम यहाँ क्या रख देते हैं, तांबे की पट्टी रख देते हैं, तांबे की पट्टी रख दी जाए तो इनके मध्य बल होगा। तो इन दोनों के मध्य क्या बल होगा, देखिए पहले यहाँ पर कोई भी परावैद्युतांक माध्यम नहीं था, पहले कोई भी यहाँ पर क्या था, परावैद्युतांक माध्यम नहीं था, किंतु जैसे ही हमने यहाँ पर क्या रख दिए, तांबे की पट्टी रख दिए, तब इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका यहाँ आंसर क्या होगा, शून्य होगा। क्या आंसर होगा, बल शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र है ना, द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो हमने द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था, क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। P इज इक्वल टू क्या रहता है, Q इंटू 2A, या कहीं कहीं पर Q इंटू 2L भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है, अब आपको पता है विमीय सूत्र निकालना है, तो ये सूत्र देख लिया हमने इसका। अब देखो ये Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। ठीक है, इंटू ये 2 क्या है, विमायन राशि होती है, और A मतलब एक प्रकार की क्या है, यहाँ पर लंबाई है, और लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, L। तब हम इसको अगर अच्छे से देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ML क्या हो जाएगा, M0 हो जाएगा, M तो है नहीं तो M0 हो जाएगा, LTA। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, M0LTA होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, खोखले गोले के अंदर Q तथा -Q आवेश से बना द्विध्रुव रखा है। गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है ना, क्या बोलता है कि खोखले गोले के अंदर +Q तथा -Q आवेशों से बना द्विध्रुव रखा हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है, देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या वैसे होते हैं, +Q और -Q दो आवेशों से है ना, दो विपरीत क्रम के आवेशों से मिलकर के बने हुए क्या कहते हैं, आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो खोखले गोले के अंदर Q तथा -Q आवेशों से बना द्विध्रुव रखा है। गोले से संबद्ध क्या होगा, विद्युत फ्लक्स। अब आपको पता है कि अगर मान के चलो ये खोखला गोला है, ये क्या है, खोखला गोला है, इसके अंदर अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, ये +Q हो गया और ये -Q हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि अगर ये द्विध्रुव रखा हुआ है किसके अंदर, खोखले गोले के अंदर। अब आपको पता है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। जब विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं तो क्या विद्युत फ्लक्स होगा, नहीं, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 0, शून्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश का विमीय सूत्र। अब किसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर हम, आवेश के विमीय सूत्र की। ठीक है, तो इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए आवेश के विमीय सूत्र की
तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? देखो, तो आवेश का विमीय सूत्र बताया था मैंने अभी, है ना, क्यू। आवेश का विमीय सूत्र ए टी होता है, अपने को याद रखना है क्या होता है, ए टी होता है विमीय सूत्र, ठीक है, ए टी रहेगा इसका, ठीक है। उसके पश्चात हाँ, आवेश का ऐसा ही मात्रक तो याद ही है सभी को, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ये भी बात याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है 27, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम, ये क्या है, माइक्रोकूलाम है ना, ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। क्या बोला है कि एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मैक्सिमम बताना है हमको कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो सकते हैं। तो देखो इसका हल 27 का अगर हम हल देखें तो क्या हो सकता है कि सबसे पहले हमको दिया है कि एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश है, एक वस्तु है उस पर आवेश कितना दिया गया है, दिया है अगर हम देखें तो दिया है आवेश Q इज इक्वल टू कितना है, 80 माइक्रोकूलाम, ठीक है। अब ये माइक्रोकूलाम है, इस माइक्रोकूलाम को हमें किस में बदलना पड़ेगा, कूलाम में बदलना पड़ेगा, चूंकि क्या होता है 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। तो इस माइक्रोकूलाम की जगह हम क्या रख देंगे, 10⁻⁻6, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको नंबर्स देखना है, संख्या देखना है इलेक्ट्रॉनों की, तो क्या होता है n इज इक्वल टू, क्या हो जाता है n इज इक्वल टू Q अपान E, Q की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6 अपान E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अमल करते हैं तो अगर इसको ऊपर लेके चले, है ना, तो ये एक और पॉइंट जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, ऊपर जाने पर कितना रह जाएगा ओनली, है ना, तो देखो 20 हो जाएगा, 6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻14 अपान कितना होगा 16, ठीक है। 16 से इसको कैंसल आउट कर देंगे तो देखिए ये 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16 और ये 8 से कट गया 8 धाम, है ना, ये 5 से कट गया, तो कितना हो गया 5 इंटू 10⁻14, ये क्या हो गई, संख्या हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या है, क्या कहता है कि एक वस्तु पर, सॉरी ये तो हो गया ना कंप्लीट, हाँ ठीक है। उसके बाद 28, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के कारण निरक्षीय स्थिति में दूरी D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। अब क्या कहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, एक क्या है हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, ये क्या है प्लस Q है और ये माइनस Q है, कौन सी स्थिति कहा है इसने, निरक्षीय स्थिति कहा है। तो निरक्षीय स्थिति पर, है ना, लंबार्धक पर एक कोई बिंदु है P, ठीक है, ये बिंदु P है, यहाँ से ये मध्य बिंदु हो जाता है, ठीक है, ये वो हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर हम बात कहें क्या कहा है उसने, D दूरी पर कहा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ कहते हैं 2L कह सकते हैं हम, या 2A कहा था इसके पहले, तो 2A कह देते, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा A, यहाँ से यहाँ तक A, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इस पर लगने वाला जो बल हो, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/d³, ये याद रखनी है, क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/d², ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। अब उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जो एक विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, है ना। क्या कहा कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है, जो एक विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के दिशा से कोण थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को रख दे और इसको इस क्षेत्र के समांतर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ये पूछा है। तो किया गया कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू PE इंटू 1 - cos थीटा, हमको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, W इज इक्वल टू PE 1 - cos थीटा, ठीक है।
इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 30, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान। क्या कहा कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से, है ना, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान देखते हैं क्या होता है। तो ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या होगा 1/, इसका मान होता है बेटा 1/ε0। याद रखिएगा कि वायु में स्थित एकांक धनावेश, अगर कोई भी एकांक धनावेश कहाँ है, वायु में स्थित है, तो वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान होगा 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 होता है। ठीक है, अब देखते हैं 31, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित छड़ से स्पर्श कराया जाता है। अब एक धनावेशित कांच की छड़ है ना, धनावेशित कांच की छड़ है को अनावेशित छड़ से स्पर्श कराया जाता है, तब छड़ का आवेश होगा। अब छड़ का जो आवेश होगा वो कैसा होगा, तो भैया जब हम किसी भी आवेशित चीज को किसी अनावेशित चीज से क्या कर देंगे हम, जैसे मान के चलो ये पेन आवेशित है और ये पेन क्या है, अनावेशित है। अगर मैंने इससे इसको टच कराया तो इसका आवेश, कुछ ना कुछ आवेश इसमें जाएगा, तो इसका आवेश क्या होगा, कम होगा, घटेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, घट जाता है। क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उसके पश्चात विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ, है ना, क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर रखा है, तब पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। अब देखो विद्युत क्षेत्र ई के क्षेत्रफल, तो विद्युत क्षेत्र मान के चलो ये है ना, ये विद्युत क्षेत्र हो गया हमारा, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, ई वेक्टर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। इसके कैसा रखा गया है, ये समांतर रखा गया, क्षेत्रफल समांतर रखा गया है। पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा कि जब इस पृष्ठ से ये विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी ही नहीं, तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, शून्य नहीं होगा, क्या शून्य होगा, है कि नहीं, इसका मान कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, अगर ये क्षेत्र इसके समांतर न होते हुए इसके परपेंडिकुलर हो जाए यहाँ पर, यस, ठीक है, तब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात 33 देखते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात होगा। तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होता है, तब देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में हो जाता है तो उनके त्वरणों का अनुपात होगा स्मॉल m बेस में p अपान स्मॉल m बेस में n। ये याद रखिएगा कि स्मॉल m बेस में p अपान स्मॉल m बेस में n। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम आवेश होता है। न्यूनतम आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसको याद रखिएगा, न्यूनतम आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसको याद रखिएगा, है ना, न्यूनतम आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश न्यूनतम आवेश होता है। ठीक है, उसके पश्चात 35 क्वेश्चन देखते हैं कि एक चालक गोले पर आवेश एक चालक गोले पर आवेश -50 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे समान गोले पर आवेश +20 इलेक्ट्रॉन है, यदि गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए। यदि देखो ये एक गोला है मान के चलो, ठीक है, इस गोले पर कितना चार्ज है बेटा, -50 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा गोला है, इस पर कितना चार्ज है हमारे पास, बोलो इस पर कितना चार्ज है हमारे पास, +20 इलेक्ट्रॉन। यदि इन दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया जाए, देखो स्पर्श करा दिए, स्पर्श कराने के पश्चात कर दिया जाए, क्या होता है, स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक परावर्तन होगा। देखो स्पर्श कराए और अलग कर दिए, ठीक है, तब आवेश क्या होगा, तब देखिए संपूर्ण आवेश बराबर, संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा, -50 इलेक्ट्रॉन +20 इलेक्ट्रॉन, संपूर्ण मतलब टोटल जुड़ जाएगा, कुल हो जाएगा, इज इक्वल टू -30 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई, -30 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोला है, किस पर, ये दोनों पर हो गया, ये किस पर हो गया बेटा, दोनों पर हो गया, दोनों पर, यानी कि संपूर्ण आवेश हो गया, कुल आवेश हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक पर आवेश, तो प्रत्येक पर एक पर आवेश की बात है तो
कितने का भाग दे देंगे, 2 का, -30/2 कैंसल आउट कर दूंगा तो -15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। कितना आंसर होगा इसका, -15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके पश्चात एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी वैद्युत द्विध्रुव, क्या बोलता है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी विद्युत, है ना, किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो किए गए कार्य के लिए व्यंजक हमने यही देखा था कहीं, हाँ इस क्वेश्चन में देखा था 29 में, कि क्या होता है, W = PE 1 - cos थीटा। ठीक है, तो W = PE 1 - cos की cos, थीटा की वैल्यू दी गई है बेटा 180 डिग्री, देख लो थीटा की वैल्यू दी है 180 डिग्री। ठीक है, तो = PE 1 - cos 80। अब देखो cos 0 का मान कितना होता है, देखो अगर आप बात करें cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है ना, और cos 180 की डिग्री -1 होती है, तो -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो +1 + 1 2 हो जाएगा, तो = 2PE। तो इसका आंसर क्या होगा, 2PE, है ना। तो घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2PE हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन पर। दो आवेश Q व Q के ठीक बीचों बीच एक तीसरा आवेश Q रखा जाता है। क्या बोलता है कि दो आवेश Q व Q के ठीक बीचों बीच एक तीसरा आवेश Q रखा जाता है, तो तीसरा आवेश होगा। तो तीसरा आवेश क्या होगा, देखते हैं। देखो दो आवेश दिया गया है Q और Q, है ना, तो ये पहला आवेश हो गया Q और ये दूसरा आवेश हो गया Q। ठीक है, दो आवेश हो गए Q और Q, इसके ठीक बीचों बीच एक आवेश रखा गया Q, है ना, रखा जाता है, तो तीसरा आवेश होगा। तो ये तीसरा आवेश होता है बेटा स्थायी संतुलन में, इसको याद रखना, स्थायी संतुलन में, ये बात को याद रखिएगा आप कि जो तीसरा आवेश होगा कैसे अवस्था में होगा, स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, उसके पश्चात 38वें क्वेश्चन को देखते हैं। 1 माइक्रोकुलाम बराबर खालिस्तान कुलाम, 1 माइक्रोकुलाम बराबर खालिस्तान कुलाम। तो अभी बताया था मैंने आपको 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम होता है, 10⁻⁻6 कुलाम होता है। ठीक है, उसके बाद 39वां क्वेश्चन क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 × 10⁻⁻6 गुलाम का परीक्षण आवेश कितने 14.4 न्यूटन बल का अनुभव करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमको ये देखना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, परीक्षण आवेश मतलब Q0 = 1.2 × 10⁻⁻6 कुलाम, और बल दिया है ना, बल फोर्स कितना है 14.4 न्यूटन। ठीक है, बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E = F/Q0, तो F की वैल्यू कितनी बेटा 14.4 Q की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर हल करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अगर लेकर के चले हम इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा और एक पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 12, है ना, कैंसल आउट करेंगे तो एक पॉइंट। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसल आउट करें 12 दूनी 24, है ना, 12 12 144, 12 12 144। ठीक है, तो 12 12 144, तो 1 और एक पॉइंट रह गया हमारा, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 1.2 × 10⁻6 क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, क्या है 1.2 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें
और शेयर करें। धन्यवाद।